ओके, तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो आप, ये देख रहे हो आप? गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ये जो है एक्चुअली ये जो सिलेबस में है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ये जो हर बार आपके प्री में तो कम बट एचएस मेंस में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है कि लेटेस्ट इसमें क्या है या इसमें कितनी डिसेबिलिटीज़ हैं, या ऐसा पूछा जाता है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी न्यू ऐड की गई है, या इसमें जो नए चेंजेस क्या हुए हैं। क्योंकि ये जब जो क्वेश्चन आता है पर्सन विद द बिकर सेक्शन, ठीक है, तो इसमें जो बिकर सेक्शन है उससे रिलेटेड है क्वेश्चन, और ये पक्का जो आपका जीएस पेपर 1 में आता है। ठीक है, तो इसमें से आपको प्री के लिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं आपको, तो पहले तो इन्होंने क्या चेंज किया इसमें, यहाँ पे देखो, व्हाट आर द एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए जो एक्सेसिबिलिटी मतलब जो सर्विसेज है उनकी पहुंच के लिए क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी रेफर टू द गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एम्स इधर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बैरियर्स नॉट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको जो आ सकता है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन यहाँ से आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, देखो यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है, मतलब संवैधानिकता क्या है। ठीक है, यहाँ पे वो दो चीजें। आर्टिकल 41 ऑफ डीपीएसपी स्टेट शैल मेक इफेक्टिव प्रोविजन इन केस ऑफ डिसेबलमेंट। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन जो है यहाँ से आ सकता है कि राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है कौन से आर्टिकल में मेंशंस हैं डीपीएसपी में। तो ये कौन सा आर्टिकल है, दिस इज आर्टिकल 41। तो कई बार क्या होता है आपको ऐसे दिया जाता है, मैच द फॉलोइंग में दिया जाता है आर्टिकल 41 और आगे दिया जाएगा आपको राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 41 ऑफ द डीपीएसपी, मतलब आर्टिकल 41 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ओके, क्लियर। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक और है, सेवंथ शेड्यूल, द सब्जेक्ट ऑफ रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल इज स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ सेवंथ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है जो सेवंथ शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट रिलेट विद द लिस्ट। ठीक है, और विद पावर ऑफ द स्टेट सेंटर एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अलग अलग लिस्ट दी गई है ना, सेंटर की लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, स्टेट की लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं। ठीक है, आप अगर आपको रफली याद रखना है तो 166 और 33 ऐसे याद रखना है। ठीक है, 100 जो है 100 से भी 97 जो ये है सब्जेक्ट हो गए हैं किसमें, सेंट्रल लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में देर आर अराउंड 57 सब्जेक्ट, और 37 और 34 इज प्रेजेंट इन द कॉन्करेंट लिस्ट। प्लीज आप जो इसको भी चेक कर लीजिए कि 7th शेड्यूल में अभी जो लिस्ट है उनमें कितने कितने सब्जेक्ट्स हैं। किसी कोई बता सकता है कितने सब्जेक्ट्स हैं अभी एट प्रेजेंट? शिवानी मैम, अदिति, दीपक, कोई बता सकता है कितने कितने 7th शेड्यूल में? प्लीज इसको चेक कर लेना, ये जो कई बार ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। ओके, और आपको ये पूछा जाएगा कि जो रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल है, ये जो है स्टेट लिस्ट क्या है या सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। ओके, यहां से स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट से जो भी अभी टॉपिक्स हैं ये आपको पक्का कोई ना कोई जो एक क्वेश्चन जो है वहां से पक्का आता है। ओके, क्लियर। कन्वेंशंस क्या है? इंडिया हैज रेटिफाइड द यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, इंडिया ने इसको रेटिफाइड किया है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, इंडिया इज सिग्नेटेड टू विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क। ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क इज रिलेटेड विद द व्हाट। ठीक है, विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क इज रिलेटेड विद द right of the person with disability. Okay, declaration of full participation and equality of people with disability in Asia Pacific region। आपको स्पेशली जो यहाँ से क्वेश्चन जो आपको आ सकता है, विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क जो है ये आपका राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चेंजेस है, ये जो है लेजिस्लेशन, राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 इंक्रीज द नंबर ऑफ डिसेबिलिटी फ्रॉम, ये देखिए आप, ये जो आपको राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट
2016 इंक्रीज द नंबर ऑफ डिसेबिलिटी फ्रॉम 7 कंडीशन 21, ठीक है 21, ठीक है। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो है 2016 में लॉन्च किया गया था। कई बार ये भी आपसे पूछा जाएगा कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन किससे रिलेटेड है, इट इज राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। और इसमें क्या है कि ये जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है, इसमें जो कंडीशंस हैं 7 कंडीशंस को जो 21 जो कंडीशन है दे आर इंक्लूडेड इन द डिसेबिलिटी। ओके, अगर आप इनमें से ए के पॉइंट, कन्वेंशन, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इतना लिखोगे आप, तो आपको जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसमें से 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे एचएस मेंस में। ओके, ये मैं आपको जब एचएस मेंस की मैं सिलेबस कराऊंगा तो उस टाइम जो पूरा करवा लूंगा आपको, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक और है जो आपको सिंगल स्टेटमेंट में आ सकता क्वेश्चन, यूनिक डिसेबिलिटी। यहाँ पे देखिए, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन पोर्टल BIS स्टैंडर्ड IS 17802 फोकसेस ऑन द accessibility requirement for ICT products and services. Okay, that's all. अब जो है प्रीलिम्स में इंडिया होम्स टू लैक्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, व्हाट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल टू देम अंडर द लॉ। ये देखो, ये आपको प्रीलिम्स पॉइंट्स आ सकता है, इन्होंने दिया हुआ है। इंडिया इज होम टू लैक्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, व्हाट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल टू देम अंडर द लॉ। तो ये जो है फ्री स्कूलिंग टिल एज ऑफ 16 ईयर इन गवर्नमेंट स्कूल। ये जो फ्रेंड्स फ्री स्कूलिंग जो है टिल एज ऑफ 18 ईयर्स, क्या ये सही है? राइट ऑफ द डिसेबल स्कूल क्या है? फ्री स्कूलिंग है अवेलेबल का? आवाज आ रही है आपको? ओके, तो ये जो देखिए, जो नॉर्मल जो स्कूलिंग है कंपलसरी, जो आपको पता है कंपलसरी एजुकेशन कब कितने ईयर्स तक है इंडिया में राइट टू एजुकेशन के थ्रू? 6 to 14। लेकिन इसमें डिसेबिलिटी में जो पर्सन है, कोई डिसेबल है, उसको कब तक है फ्री एजुकेशन है? कब? कंपलसरी और फ्री एजुकेशन, देयर इज अ डिफरेंस। कंपलसरी एजुकेशन के मतलब, कंपलसरी एजुकेशन मतलब क्या, 14 ईयर्स तक है, और फ्री एजुकेशन कब तक है इनको, डिसेबल पर्सन को 18 ईयर्स तक। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर सेटिंग अ बिजनेस, इसके लिए जो है उनको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट दी जाएगी डिसेबल्स को। और रैंप्स इन पब्लिक बिल्डिंग, ये सारा जो इन्होंने 1 2 3 जो सारी ये है। तो कई बार क्या आईएएस के क्वेश्चन में, अगर आईएएस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको जो राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी फुल आपको जो टॉपिक पूरा पढ़ना पड़ेगा। ओके, ठीक है। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है उसका, सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो आपको उसके पूरे जो प्रोस एंड कॉन्स पढ़ने पड़ेंगे, तभी जो आप आईएएस में क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, नाउ लेबर डे, लेबर डे कब सेलिब्रेट होता है? 1 मई इज वाइडली नोन लेबर डे, इंटरनेशनल वर्कर्स डे, ठीक है, डे टू सेलिब्रेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ओके, ये पहला जो है द ओरिजिन ऑफ लेबर डे बैक डेट बैक्स टू 19th century when nationwide strike in 1886 for an 8-hour workday culminated a violent movement in Chicago US। ये आपको डायरेक्ट जो स्टेटमेंट में आ सकता है कि जो यूपीएस पक्का ये आना ही आना है। क्यों? इट इज हिस्टोरिकल रिलेटेड है, और हिस्टोरिकली ये रिलेटेड है इंटरनेशनल रिलेशन, सॉरी इंटरनेशनल हिस्ट्री से रिलेटेड है, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। और दूसरा क्या है, इसमें जो है राइट्स ऑफ द पर्सन, राइट ऑफ द पर्सन आता है, ठीक है। अगर फंडामेंटल राइट नहीं है तो राइट ऑफ द वर्कर आता है, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जैसा मैम ने बताया कि यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, हाँ इसमें जो है एपीएफसी में ये आना ही आना है, ठीक है ना। देखो, जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है उसमें जो लेबर लॉज जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, फैक्ट्री एक्ट हो गया, ठीक है, मैटरनिटी एक्ट हो गया, ये सब एक्ट जो आपको पता होना चाहिए। वहीं से कम मेरे को तो 25-30 क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है। बट लेबर डे का जो है ये आपको जनरल क्वेश्चन भी, जनरल इसमें भी आ जाता है, ठीक है, कि शिकागो में पहली बार जो 1886 में जो स्ट्राइक हुई थी, और उन्होंने जो है वर्कर हैज आस्क्ड फॉर द 8 आवर्स वर्क, मतलब 8 आवर्स वर्क डे। ओके, in 1889 the International Socialist Conference declared May 1 would be international holiday for the labor, May Day, Labor Day, Worker Day। मतलब क्या, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस ने ये डिसाइड किया था कि 1889 में कि जो 1 मई होगा दैट वुड बी इंटरनेशनल हॉलीडे फॉर लेबर, मे डे और लेबर डे बोलेगा इसको, ठीक है। ये जो है इंडिया में जो फर्स्ट लेबर डे था दैट वाज इनिशिएटेड
बाय द लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान और 1 मई 1923 इन मद्रास। ठीक है, यहाँ पे इंडियन लेबर मार्केट का जो सिनेरियो है, सरप्लस लेबर फोर्स है, ठीक है, अनस्किल्ड लेबर फोर्स है। फॉर एग्जांपल 8 पीपल डाइड इन गुजरात while cleaning sewer despite the practice being declared illegal across the country। लॉ एब्जॉर्प्शन स्किल लेबर, ये यहाँ से नहीं आएगा आपको, यूपीएससी और इसके लिए नहीं आएगा आपको, एचएस के लिए नहीं आएगा। ठीक है, नो इतना। यहाँ पे जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की, ये आपको आ सकता है, क्या है, लेबर फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेबर जो सब्जेक्ट है किसके अंदर है, स्टेट लिस्ट के अंदर है, सेंट्रल लिस्ट के अंदर है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है। तो इट इज अ लेबर इज अ सब्जेक्ट ऑफ अ concurrent list। okay, the central government replaced the 29th existing labor law with 4 codes। ये recently 1 या 2 years before हुआ है। ठीक है, these code regulates the wages, industrial relations, social security, occupational safety, health and working condition। ठीक है, ई श्रम जो एक पोर्टल है, this portal will help build a comprehensive nationwide database of unorganized worker in the country। ई श्रम, ठीक है, और पीएम श्रम योगी मानधन meant for old age protection and social security of the unorganized workers, and आम आदमी बीमा योजना provide social security to unorganized sectors worker। ये जो आपको 4 चीजें आपको पता होना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इंडिया में जो लेबर सेक्टर के लिए क्या क्या जो है, क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं सरकार के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए, पहला जो आएगा लेबर फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, ये आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट में आ सकता है। दूसरी स्टेटमेंट आ सकती है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्लेस द 29 एक्सिस्टिंग लेबर लॉ विद 4 कोड्स, ये भी आ सकता है। और ये इसके बाद जो ई श्रम जो है किससे रिलेटेड है, पीएम श्रम योगी मानधन जो योजना है वो किससे रिलेटेड है, और आम आदमी बीमा योजना किससे रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर, इतना आपसे पूछा जाएगा। ओके, मिसलीडिंग फूड एड्स एंड रेगुलेशन कर्टेल दैम, ये नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट इज लॉ टू रिकॉल बैड ड्रग्स, ये भी नहीं आएगा, इट इज नॉट इन द सिलेबस। एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ये क्या हुआ है कि Why do a patient favor complementary medicine concern, ये भी नहीं आएगा आपको। इंडिया एट 100 रिजोल्विंग द ट्राइबल हेल्थ चैलेंजेस। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड ज्यादा आपको आता नहीं, हेल्थ से रिलेटेड आपको जनरली आता है। ठीक है, जनरल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऑल इन वन इंश्योरेंस पॉलिसी प्लान, ये नहीं आएगा। अगर इसमें कोई ऐप वगैरह है तो वो आ सकता है आपको। यहाँ पे ये जो है ना, आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जनरल में आता नहीं है ना। जो जनरल चीज में आएगी ना, जनरल में आएगा ना, कोई ऐप लॉन्च की है इसके रिलेटेड, या कोई स्पेशली कोई ये किया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो, प्लान बाय आरडीए, बीमा सुगम हो गया, बीमा विस्तार हो गया, बीमा भाग हो गया, ये सब जो इंश्योरेंस सेक्टर का कोई एग्जाम होगा तभी आएगा आपको। ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है ना, कोविड-19 नोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, अभी जो है ये नहीं है। यहाँ ये जो है, ये आपसे क्वेश्चन आएगा, इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, ये जो है आपके सब्जेक्ट में है। इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर क्या है, पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देयर हैज बीन नो ऑफिशियल एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया आफ्टर 2011-12, हाउएवर मेनी प्राइवेट एस्टिमेट आर अवेलेबल। 2011-12 के बाद जो है पॉवर्टी के कोई एस्टिमेट हुआ ही नहीं है। समझे आप बात को? तो पहला तो यह है कि भारत में पॉवर्टी एस्टिमेशन जो है कौन करती है, कौन सी संस्था जो पॉवर्टी एस्टिमेशन करती है? आपने देखो नीति, पहले क्या नीति आयोग, ये नीति आयोग तो अभी बाद में बना हुआ है ना। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में गरीबी को कौन मेजर करता है? एनएसएसओ। तो एनएसओ प्लीज इसको जो चेक कीजिए कि पॉवर्टी एस्टिमेशन कौन करता है, और अलग अलग जो कमेटी से, किस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर, किस बेस पे जो है आपकी पॉवर्टी लाइन कौन डिसाइड करता है, किस तरह आपको पता होना चाहिए, ये सब चीजें जो पता होनी चाहिए। ठीक है, यहां पे देखिए, एक तो पहले तो आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकता है कि जो
देयर हैज बीन नो ऑफिशियल एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया आफ्टर 2011-12। मतलब क्या है, 2011-12 के बाद जो है अभी तक कोई भी पॉवर्टी एस्टिमेट इंडिया में हुआ नहीं है। ठीक है, गरीबी का आकलन अभी तक भारत में हुआ नहीं है 2011-12 के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या है, पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया, इंडियाज पॉवर्टी एनालिसिस पुअर एज परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इन 2011-12 में क्या थे। ठीक है, रंगराजन मैथोडोलॉजी अगर देखा जाए तो 29% थे, 29.5% थे। सुरेश तेंदुलकर मैथोडोलॉजी जो है 21.9% थे। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 21.2 थे, और वर्ल्ड बैंक जो दूसरे एस्टिमेट है उसके हिसाब से 12.4 थे। तो नोट, पॉवर्टी लाइन इन सुरेश तेंदुलकर मैथोडोलॉजी वाज एक्सपेंडिचर क्या है, ये अलग अलग दी हुई है कि जो सुरेश तेंदुलकर जो कमेटी थी उसके अनुसार जो है पॉवर्टी लाइन क्या थी, उसके अनुसार क्या है, एक्सपेंडिचर जो है 33 अ डे इन अर्बन एरियाज एंड 27 अ डे इन रूरल एरिया। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है अगर 33 रुपया शहर में और 27 रुपया गांव में अगर खर्च करता था तो वो जो पॉवर्टी लाइन से बाहर था। रंगराजन मैथोडोलॉजी क्या बोलती थी, 47 रुपीज पर डे इन अर्बन एरिया, 30 रुपीज पर डे इन रूरल एरिया। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या बोलती थी कि एक्सपेंडिचर कोई भी $1.25 पर डे करता पर पर्सन, तो और दूसरा क्या बोलता बी एस्टिमेट क्या बोलता है, एक्सपेंडिचर ऑफ $1.90 ए डे पर्सन। ठीक है, और परचेजिंग पावर पैरिटी जो है ₹28.5। इज द मैथोडोलॉजी, अलग अलग मैथोडोलॉजी इन्होंने दी गई है। ठीक है, क्लियर। पॉवर्टी क्या है, रिलायबल एस्टिमेशन, द पॉवर्टी इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एज इट प्रोवाइड इनपुट। अब जहां पे आप देखिए पॉवर्टी एस्टिमेट ही नहीं हुए तो आप पॉवर्टी कैसे पता करो कि भारत में गरीबी कितनी है। ठीक है, तो कोई एस्टिमेट, ऑफिशियल एस्टिमेट इसका है नहीं है। ठीक है, अभी जो है द गोल ऑफ जीरो हंगर, टू अचीव द गोल ऑफ जीरो हंगर इंडिया शुड हैव ए स्पेसिफिक एंड इमीडिएट फोकस ऑन इंडिया यंगेस्ट चिल्ड्रन। ठीक है, ये जो यहां से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, हंगर हॉटस्पॉट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, अर्ली वार्निंग ऑन एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी, ये भी नहीं है इतना। यहाँ पे ये आ सकता है आपको, द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 रैंक्स इंडिया 107 आउट ऑफ 121 कंट्री। ये प्लीज आपने याद रखना है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इंडिया का जो रैंकिंग है 107 है 121 कंट्री से, एंड लेवल ऑफ हंगर एंड अंडर न्यूट्रिशन इन कंट्रीज नाउ एट सीरियस लेवल। अब यहाँ पे ये देखना आपको कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिक की जाती है, और ये जो हंगर एक और दिया इन्होंने, हंगर हॉटस्पॉट दिए हुए हैं, इंडिया इज नेबर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, म्यांमार, एक है हंगर हॉटस्पॉट है। ठीक है, तो अभी ये आपको ये बताना है कि जो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है कौन इसको पब्लिश करता है, कौन सी संस्था है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के, या वर्ल्ड फॉर फूड प्रोग्राम, ये किसके द्वारा की जाती है पब्लिश, ये आपको पता करके बताना है। ओके, नाउ जो है नेक्स्ट है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सिस, बनानास। ठीक है, इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, पल्सिस का और बनाना का, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट का, राइस का एंड वेजिटेबल का वर्ल्ड में। देयरफॉर पुअर हंगर indices can be attributed mainly to food losses and wastage in India. Crop lost between post harvest and the retailer due to poor storage, handling and transportation are referred to as losses. ठीक है, यहाँ पे एक और चीज आई हुई है, ग्रीन पोर्ट लैब्स, जो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे देखो, ग्रीन पोर्ट लैब्स इज इनोवेटिंग द पैकेजिंग एंड स्टोरिंग प्रोड्यूस और ऑगमेंट देयर सेल्फ लाइफ। ठीक है, देखो, और एक और ए आई हुई है, देखो देहात। देहात क्या है, देहात प्रोवाइड एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस टू फार्मर्स एंड बायर दैट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ हैंड्स द फूड ट्रेड्स इन। देहात आपसे पूछा जाएगा कि देहात क्या है, देहात क्या है,
ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन क्या है, मार्केट प्लेस है, ऑनलाइन कमर्स का प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, जिससे कि जो बायर है, जो कि ये फार्मर्स है और बायर्स है, ये क्या डायरेक्ट जो आपस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, फूड जो आपस में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या फूड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है एक। ओके, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देहात जो है, अभी क्या न्यूज में था, देहात क्या है, ये क्या ऑनलाइन फूड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ओके, अब जो एक और आया हुआ है, फूड फोर्टिफिकेशन बेनिफिट्स एंड एसोसिएटेड रिस्क। अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट, इंडियाज पायलट स्टडी ऑन द राइस फोर्टिफिकेशन showed a significant drop in the prevalence of anemia among the school children. It is defined, अब फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, क्या होता है, जब हम जो फूड में क्या करते हैं, विटामिन ऐड करते हैं, मिनरल ऐड करते हैं, ठीक है, जो कि टू कॉमनली कंज्यूम फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशन वैल्यू। जो हमारे जो फूड्स होते हैं, हम उनमें क्या है, विटामिन और मिनरल क्या है, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे in 2016 the FSA food safety standard of India established standard for the fortification of rice, wheat, flour, edible oil, double fortified salt and milk. It developed the plus F logo and helped build capacity for food producer. ये जो है आपको, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लस एफ लोगो किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है प्लस एफ लोगो, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लस एफ लोगो इज रिलेटेड विद द फूड फोर्टिफिकेशन। ओके, क्लियर, मैथ करो बेटा, मैथ करो जल्दी है जी। प्लस एफ लोगो इज रिलेटेड विद द फूड फोर्टिफिकेशन, और आई थिंक ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ भी चुका होगा किसी कहीं ना कहीं है, ठीक है ना। इसमें आपने देखा होगा गोल्डन राइस वगैरह ये सब आया था ना, गोल्डन राइस जो एक बार आईएएस में क्वेश्चन आ चुका है। फोर्टिफाइड फूड्स आर नाउ बीइंग इंक्लूडेड इन द पब्लिक फूड स्कीम्स लाइक पीडीएस, आईसीडीएस, मिड डे मील स्कीम, पोषण, हेल्पिंग द एड्रेस टू चैलेंज ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है। यहाँ पे अब आपको ये पता करना है कि जो फोर्टिफाइड फूड जो है, अलग अलग जो कौन से राइस हैं, जो व्हीट है, कौन कौन सा आटा है, कौन कौन सा, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फूड फोर्टिफाइड फूड का थोड़ा सा इधर देख लीजिए आप, यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट बाय दी अलायंस ऑफ सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन कौन सा फूड फोर्टिफाइड है। फूड फोर्टिफिकेशन डिफरेंट फ्रॉम बायो फोर्टिफिकेशन, रीड, बायो फोर्टिफिकेशन अलग है, ठीक है ना। अब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बायो फोर्टिफिकेशन क्या है। Biofortification is a term commonly read in newspaper and is claimed as the phenomena that will help solve the country hidden hunger problem. In this article you can, ठीक है। Biofortification is the process by which nutritional value of food crop is enhanced by various methods include plant breeding, agronomics practice and, ये आपसे क्वेश्चन जो है आई थिंक यूपीएससी का किसी ने दिया है, शिवानी मैम दिया है आपने। बायो फोर्टिफिकेशन का पक्का आपको डेफिनेशन जो आया होना आपको, अगर नहीं है तो आ गया है। हाँ, स्टेटमेंट जो पक्का पक्का, ये जो नई चीजें होती है ना, हो सकता है एचएएस में भी है। द फोकस ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन रिसर्च इज आयरन, जिंक एंड विटामिन ए डेफिशिएंसी। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो बायो फोर्टिफिकेशन का जो एम्फोसिस है, जो जोर है, किसमें है, आयरन और जिंक और विटामिन ए डेफिशिएंसी में। दीज आर दी micronutrients whose deficiency affect the most number of people worldwide. In India, the focus is on the pearl millet. ये तो pearl millet क्या है, जो मोटे अनाज में आयरन को बढ़ाने के लिए। व्हीट में क्या करेंगे, जिंक, सोरगुम में क्या, आयरन, राइस में जिंक, काउ पीस में आयरन एंड लेंटिल में क्या, आयरन एंड जिंक। ये प्लीज आपने याद रखना है ये चीजें। ओके, करंटली बायो फोर्टिफाइड पर्ल मिलेट, तो पर्ल मिलेट में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कंटेंट होता है, पर्ल मिलेट में कौन सा होता है, आयरन,
और व्हीट में क्या होता है, क्या करते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन में जिंक ऐड कर देते हैं। ये आपसे पूछा जाएगा कि इन बायोफोर्टिफिकेशन पर्ल मिलेट में क्या ऐड करते हैं आप, आयरन, ठीक है। व्हीट में क्या करते हैं आप, जिंक, सोरगुम में आयरन, और राइस में जिंक ऐड कर देते हैं, काउपीस में आयरन, और लेंटिल में क्या करते हैं, आयरन एंड जिंक, ठीक है। अभी जो है करंटली अगर देखा जाए तो बायोफोर्टिफाइड जो पर्ल मिलेट, राइस एंड व्हीट जो अवेलेबल है इंडिया में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बायोफोर्टिफिकेशन की टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, ये एग्रोनॉमिक्स प्रैक्टिसेस, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब आपको पता हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बायोफोर्टिफिकेशन में क्या होता है, आयरन बायोफोर्टिफिकेशन में राइस हो जाएगा, स्वीट पोटैटो, बीन्स, लेग्यूम, कसावा, ठीक है। जिंक बायो राइस, ये सब जो आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। और फूड फोर्टिफिकेशन में कौन कौन से जो राइस है, ये जो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से फूड जो फोर्टिफाइड है। जैसे वनस्पति होता है, वनस्पति में क्या करते हैं, वनस्पति में क्या ऐड करते हैं, आईएएस में बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। जो हमारा डालडा घी होता है ना, वनस्पति बोलते हैं ना उसको, वनस्पति घी, उसमें क्या करते हैं, क्या ऐड करते हैं, विटामिन डी करते हैं ऐड कि नहीं है, प्लीज चेक इट, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ऑन, ठीक है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स क्या है, once open network for digital commerce is implemented, the user shopping in any app that is registered with the network will see product from the catalog multiple seller, e-commerce app, listed local store। अभी जो आने वाले टाइम में आप ये देखना कि ये जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कोई बता सकता है व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, क्यों मैं इसको पढ़ा रहा हूं, और क्यों ये जो है ये पढ़ा रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, विजन इनसाइट वाले, इसको क्यों कर रहे हैं। ये जो है बेटा, ये जो है आने वाले टाइम में दिस इज गोइंग टू चेंज द सिनेरियो ऑफ द आपका ट्रेड ऑफ प्लेट, जो आपका जो व्यापार है उसका पूरा सिनेरियो चेंज कर लेगा। ये जो ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स है, इसके द्वारा जो घर में बैठे बैठे आप ऐप डेवलप करके जो है, इवन घर में बैठे बैठे जो हाउस वाइफ्स हैं, ये भी जो आप दिख रहे हो, ये क्या क्या हो जाएगी, एम्पावर होगी कि नहीं, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है कि नहीं है ना। तो इसीलिए जो है ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स विल डिपेंड ऑन हाउ एब्सेंट लिस्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस सेलर एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी सर्विस। द गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस ऑन द बिल्डिंग अ बेटर डिजिटल स्पेस, ठीक है। तो ये जो ओपन नेटवर्क डिजिटल सिग्निफिकेंस वाला आपको पक्का आएगा। यहां पे देखिए, ये देख रहे हो आप, कंसीडर द फॉलोइंग, यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन आया था ना, ये शिवानी मैम, ये आया था इस साल, ये आया था, प्री में आ गया था ना क्वेश्चन, कंसीडर, है जी, हाँ, आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा, इनमें से बीच अब आर बिल्ट ऑन द टॉप ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। कौन कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन से थे इसमें, आप देखो, आरोग्य सेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म तो सारे ही है ना, ये कॉमर्स नहीं लगाया इधर ना, ठीक है ना, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे के सारे जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म थे। अब आप देखिए क्यों है डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्या ये क्या विमेन एम्पावरमेंट है, बिकर सेक्शंस है, सबसे आप देखो कोई भी चीज है, टेक्नोलॉजी क्या करती है आपकी, एम्पावरमेंट लाती है कि नहीं लाती है, ह्यूमन इंटरफेस कम करती है ना ये। तो इसीलिए कोई भी टेक्नोलॉजिकल ऐप होगी वो जो पक्का पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, ये जो है दिस इज रिलेटेड विद दी यूपीएससी, यहाँ पे एचएएस का इससे कोई रोल नहीं है, ठीक है। जेंडर पैरिटी इन सिविल सर्विसेज नॉट रिक्वायर्ड, इंडिया एंड ब्रिक्स, ये जो है आपको इंटरनेशनल नेशनल पॉलिटी, ये जो पक्का आता है, ठीक है। अभी आपको पता है यहां पे देखिए, ब्रिक्स जो है 19 नेशन इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, यूएई, अल्जीरिया, इजिप्ट, बहरीन एंड ईरान हैज एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग द एमर्जिंग मार्केट ब्लॉक ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तो ये जो आपको पता है कि ब्रिक्स के लिए इन्होंने अपने जो मार्केट, ये ब्लॉक है, इसमें जो उन्होंने पार्टिसिपेशन के लिए इच्छा जताई हुई है, ठीक है। ब्रिक्स क्या है, ये आपसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन, जो ब्रिक्स जो अभी भी एचएएस का फेवरेट टॉपिक है,
कब हुई थी ब्रिक्स, कब बना था ये ब्रिक्स, कब बना था? ये जो एचसीएस का हर अल्टरनेट ईयर में फेवरेट टॉपिक है। 2009 में बना था, हेडक्वार्टर संघाई है, ठीक है। और ब्रिटिश, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनील, इन 2001-2000 में इन्होंने ब्रिक्स जो इन्होंने टर्म जो एमर्ज की थी या क्वाइन की थी, ठीक है। ब्रिक्स ब्रिंग्स टुगेदर 5 ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्री रिप्रेजेंटिंग 41% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, 24% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड 16% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। ये डायरेक्ट जो है स्टेटमेंट जो बहुत बार जो एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है। अब की बार आपको याद रखना है एशियान के बारे में, ठीक है। एशियान के बारे में ये मैं आपको, ये शायद आगे इन्होंने कवर किया होना, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक इनिशिएटिव ऑफ ब्रिक्स क्या क्या है? देखो, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? प्लीज ये जो आप बताना है मुझे, और उसके बाद आपको ये बताना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो अलग अलग ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं इनका कितना परसेंट जो हिस्सा है, ठीक है। कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट क्या होता है? व्हाट इज सीआरए? कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट क्या होता है? थर्ड है ब्रिक पेमेंट सिस्टम, कस्टम एग्रीमेंट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। ये प्लीज चारों के बारे में आपको पता कर लेना, यहां से पक्का क्वेश्चन आएगा आपको। ब्रिक्स इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स ओन न्यू करेंसी सिस्टम, अ मेजर स्टेप टुवर्ड डी डॉलराइजेशन, reducing dependence on US डॉलर फॉर ट्रेड। डी डॉलराइजेशन जो है आई थिंक टर्म जो ऑलरेडी आ चुका है, आया है कि नहीं आया है एचएस में, या किसी स्टेट पीसीएस में ऑलरेडी आ चुका ना? डी डॉलराइजेशन क्या है? रेड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑफ यूएस डॉलर ऑन फॉर ट्रेड, ठीक है। न्यू करेंसी सिस्टम, अब आपको ये बोलोगे कि ब्रिक्स ने जो न्यू करेंसी सिस्टम जो है डेवलप करने के बोला है, उस करेंसी का नाम क्या है? क्या है? ब्रिक्स पे क्या है ये देखो, ब्रिक्स पे क्या है देख लो आप, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स पे क्या है। ओके, कर लोगे ना? ठीक है, ब्रिक्स पे क्या है? पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है। और करेंसी से जो नई करेंसी आएगी उसका नाम क्या है? तो डी डॉलराइजेशन के लिए उन्होंने किया है सर, न्यू ब्रिक्स करेंसी फेसेस मेजर हर्डल बिफोर बिकमिंग रियलिटी, बट व्हाट करेंसी डिस्कशन डू? उस जो नई करेंसी है, ये देखो, डी डॉलराइजेशन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ब्रिक्स की जो नई करेंसी आई हुई है उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। हाँ, जी, हाँ जी, हाँ जी, रेनिबी जो, अच्छा इसकी चाइना चाइना की है। हाँ, और ये जो है डी डॉलराइजेशन, ये हो सकता है आपको जो है एचएस में पक्का क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। हाँ, मतलब डी रेड्यूसिंग और डॉलर डिपेंडेंस ऑन दी ट्रेड, ठीक है ना। और ये ब्रिक्स पे के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में पता कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ब्रिक्स पे जो ब्रिक्स पे से आपको देयर आर क्वेश्चन लाइकली टू कम फ्रॉम ब्रिक्स पे। ओके, ओके, कौन कौन सी है? तो ये प्लीज आपने इसको ग्रुप में शेयर कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिक्स फॉर इंडिया, ये आपने चेंज कर देख लेना, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का यहां से नहीं आएगा, यहां से जो मेंस के लिए आएगा, ठीक है।
हेडक्वार्टर न्यू डेवलपमेंट बैंक का कहां पे है, मैंने आपको फिर पूछा था, ये देखो ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है, देखो यहाँ पे 2016 में आया हुआ है, ठीक है ना। इस तरह जो आपको जो नई चीज ब्रिक्स में होती है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ये जो संघाई में, ठीक है। अब जो है इंडिया यूएई सीईपीए, मैंने आपको बोला था कि जब भी किसी देश के बीच में ट्रेड होता है तो अलग अलग स्टेजेस होती हैं, ठीक है ना। तो ये जो सीईपीए है ये क्या लास्ट स्टेज होती है, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीईपीए, ठीक है। पहले क्या होता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला होता है कि नहीं होता है, ठीक है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देते हैं, उसके बाद क्या होता है आपका एफटीए होता है, ठीक है। एफटीए के बाद क्या होता है सीसीए होता है, फिर उसके बाद सीपीए होता है, ठीक है ना। तो ये जो है यूएई के साथ जो सीपीए हुआ है, द इंडिया यूएई कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बायलैटरल ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज सिंस its implementation in May 2022. What is CEPA? A comprehensive economic partnership agreement is a bilateral or multilateral trade agreement. ये आपसे पूछा जा सकता है। जो सीईपीए होता है बायलेटरल होता है, मल्टीलेटरल होता है। तो जनरली जो है जो जो बच्चे जो है देखेंगे इसको, जिन्होंने ठीक ढंग से इसको पढ़ा नहीं होगा, दे विल पुट इट अ बायलेटरल, बायलेटरल। बट हाँ, ये जो सीईपीए है मैडम, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी सीईपीए हो सकता है, ठीक है। देख रहे हो आप, इधर दिया हुआ है, मतलब क्या है, सीईपीए जो दो से ज्यादा कंट्री के साथ भी हो सकता है, ओके क्लियर, ठीक है। बायलेटरल हुए, पर तभी तो मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में तो यही होगा कि सेपा जो है बायलेटरल होता है, लेकिन सेपा जो ये क्या है मल्टीलेटरल भी होता है, ठीक है। 3 कंट्री के बीच में हो सकता है, 4 कंट्री के बीच में हो सकता है सेपा हो जाए, ठीक है ना। एक रिसेप एग्रीमेंट हुआ है, रिसेप क्या है, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना ये, ठीक है। तो कंप्रिहेंसिव भी हो सकता है, 3 या 4 कंट्री के बीच में कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी हो सकता है, ओके क्लियर, ये आपने याद रखना है। अब डिफरेंस बिटवीन सीईपीए, सीईसीए एंड एफटीए, ये मैंने आपको बताया था। सीईपीए क्या होता है, ये यहां पे दिया डेफिनेट, एक कंप्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट दैट कवर्स गुड्स सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट। और सीईसीए क्या करता है, इट कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ एरिया सच एज ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है। तो सीईसीए जो सीईसीए सीईपीए से भी आगे वाली स्टेज में क्या है सीईसीए है, इसमें क्या ओनली ट्रेड होता है, गुड सर्विसेज एंड इसका इन्वेस्टमेंट का, और इसमें क्या सीईसीए में क्या होता है टेक्नोलॉजी। तो हमारा जो कौन सी कंट्री के साथ सीईसीए है, हाँ यस, एफटीए क्या है, ए ट्रेड एग्रीमेंट दैट एलिमिनेट और रिड्यूसेस टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड्स इन गुड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, ठीक है। तो यहां पे देखिए हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, मीडियम लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, लो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो है जो इंटीग्रेशन का जो लेवल है सबसे ज्यादा किस में है, सेपा में है, ठीक है ना। इंडिया का सिंगापुर के साथ सेपा हुआ है, जापान इंडोनेशिया के साथ सेपा, ठीक है। इंडिया कोरिया के साथ सेका हुआ है, इंडिया मलेशिया जो है सीईसीए, ठीक है। और इंडिया यूके का एफटीए हुआ है, ठीक है ना, ओके। यहां पे देखिए इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, और सबसे पहला लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है इंडिया का, यूएस। सेकंड, सेकंड कोरिया है, जापान है, बताइए आप। हाँ, आप ये चेक कर, हाँ चाइना है, तो प्लीज ये चेक कर लीजिएगा आप कि इंडिया का जो 3 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं। और इसमें भी ये पता होना चाहिए कि जो जो ये क्या बोलते हैं कि इसमें सबसे बड़ा पता होना चाहिए आपको कि जो इसकी जो है इंपोर्टर, सबसे ज्यादा इंपोर्टर कौन है, एक्सपोर्टर कौन है, ठीक है ना, समझ गए। हाँ, ये आपको ये बायलेटरल में पता होना चाहिए, ठीक है ना, ओके। आसियान का इंडिया, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट, है ना। हाँ, इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी, ठीक है।
ओके, यहाँ पे प्लीज थोड़ा सा आपने सेपा के बारे में देख लेना, एक स्टेटमेंट जो है सेपा से आस्क किया है, क्यों रिसेंटली हुआ है ना ये, तो पक्का यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। और मेरे को लगता है यूपीएससी में पक्का यहाँ से सेपा से क्वेश्चन आना चाहिए था। आया कि नहीं आया सेपा से? हाँ हाँ, सेपा से एक पक्का क्वेश्चन आना चाहिए था यूपीएससी में इस साल, ठीक है। नहीं आए तो एचएएस में आने की संभावना है। तो सेपा में क्या है, ट्रेड्स इन गुड्स, सेपा प्रोवाइड प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस फॉर ओवर 80% ऑफ प्रोडक्ट ट्रेडेड बिटवीन इंडिया एंड यूए, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ट्रेड इन सर्विस, सेपा कवर 11 ब्रॉड सर्विसेज सेक्टर एंड मोर देन 100 सब सेक्टर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या है, द सेपा प्रोवाइड फॉर अ लिबरल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रेजिम, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, ठीक है। टीबीटी एम टू इंश्योर द टेक्निकल रेगुलेशन स्टैंडर्ड एंड conformity assessment producer do not create unnecessary obstacle to trade. Sanitary and phytosanitary measure क्या होती है, it aims to protect human, animal and plant health by setting standard for, ये आपसे पूछा जाता है कि sanitary and phytosanitary measures क्या होती है। वो मतलब ऐसी मेजर होती है कि जिससे कि जो ह्यूमन है, एनिमल और प्लांट हेल्थ जो है डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। सेपा इंक्लूड प्रोविजन ऑन डिस्प्यूट सेटलमेंट, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में डायरेक्ट कि सेपा में जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट के प्रोविजन नहीं होते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या है, सेपा में डिस्प्यूट सेटलमेंट के प्रोविजन होते हैं। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि सेपा में अगर डिस्प्यूट होता है तो क्या उसका उसका निपटारा कौन करता है? क्या इसका ये करता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ करता है क्या सेपा में अगर डिस्प्यूट होता है? तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि सेपा में अगर डिस्प्यूट होता है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको डिस्प्यूट मैकेनिज्म सेटअप करता है। तो नहीं, इसका क्या अपना दोनों कंट्रीज के अगर सेपा है किसी दोनों कंट्री के बीच में, तो उनका जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है वो आपस में नेगोशिएशन के द्वारा जो है, कंसल्टेशन के द्वारा जो आपस में जो है सॉर्ट आउट किया जाता है। नोट दे डू नॉट गो टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो अभी आपसे पूछा जाएगा कि कोई कंट्री सेपा अगर करती है, आपस में सेपा एग्रीमेंट साइन करती है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि डब्ल्यूटीओ इज द लास्ट रिजोर्ट इन केस ऑफ सेपा। बट मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन ये सही नहीं है। डब्ल्यूटीओ इज नॉट लास्ट रिजोर्ट मैम। ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, क्या डब्ल्यूटीओ लास्ट रिजोर्ट है इन केस ऑफ डिस्प्यूट इन सेपा? मैम डब्ल्यूटीओ इज जी मैम, किसमें मैम? एफटीए। एफटीए तो ऑन बिहाफ ऑफ डब्ल्यूटीओ होता है ना मैम, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि क्या सेपा जो है ऑन बिहाफ ऑफ डब्ल्यूटीओ होता है। इस तरह का जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है। तो प्लीज गो थ्रू कि क्या सेपा अगर हो जाए तो सेपा में डब्ल्यूटीओ, ये यहीं पे बता देता हूं मैं। रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ इन सेपा, ये प्लीज आप पढ़ लेना, ये जो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। डब्ल्यूटीओ एंड सेपा ना यहां पे है। ये देखो, द सेपा इज अ टू पार्टी बायलैटरल एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन, ये इसने भी सही नहीं दिया है, ठीक है ना। रीजन एज पर आर्टिकल अंडर द जनरल एग्रीमेंट, तो ये देखो यहाँ पे, ये जो है सेपा जो होता है डब्ल्यूटीओ का जो आर्टिकल 5 है ना, ठीक है, इस ठीक है, इसी के तहत होता है, ठीक है ना। समझ गए आप बात को? क्लियर? ठीक है, मतलब क्या है, दो कंट्रीज विच आर इन डब्ल्यूटीओ की मेंबर, वो जो आपस में सेपा जो है साइन कर सकती है। क्लियर?
तो सेपा इज WTO इज अ लास्ट रिजोर्ट फॉर डिस्प्यूट इन सेपा। क्लियर? ठीक है ना? अब आया इंडिया मालदीव रिलेशन, ये जो हम कल पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए, प्लीज इन क्वेश्चन को आप जो ठीक ढंग से तैयार कर लेना, इसी से जो है आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना है। ओके।